नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वाटर एक्ट 1974 के बारे में। वाटर और वेस्ट वाटर, एफ्लुएंट या सीवेज, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ वाटर और वाटर ओरिएंटेड जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो वाटर एक्ट जो है ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, यानी कि जो भी नॉर्मल वाटर रहेगा उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और जो पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन तो उसका कंट्रोल कैसे करेंगे उसके बारे में ये लीगल रिक्वायरमेंट 1974 में स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स और अलग अलग सेक्शंस हैं और कुछ शेड्यूल्स हैं जो आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी लेवल। तो नॉर्मली इसमें नंबर ऑफ डेफिनेशंस दी गई रहती है। तो प्रिलिमिनरी लेवल के जो चैप्टर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो न्यू डेफिनेशंस होती है या फिर जो टर्मिनोलॉजीज क्लियरली डिफाइन नहीं होती है कहीं लीगल रिक्वायरमेंट में, वो रिक्वायरमेंट या टर्मिनोलॉजीज डिफाइन होती है। जैसे कि अभी ये जो बोर्ड है तो ये बोर्ड बहुत सारी जगह यूज होता है वर्ड, लेकिन यहाँ पे जब आप वाटर प्रिवेंशन या कंट्रोल एक्ट में आप बोर्ड की बात करेंगे तो ये सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड रहेगा। सेंट्रल यानी नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा वो सेंट्रल बोर्ड रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट का स्टेट बोर्ड रहेगा। तो सेंट्रल बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो मेंबर्स है तो यहाँ पे मेंबर जो रहेंगे वो एक तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हो सकते हैं या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, लेकिन बोर्ड के ही मेंबर यहाँ पे होंगे। ऑक्यूपायर जो टर्मिनोलॉजी है, ऑक्यूपायर जो हमने फैक्ट्री एक्ट में भी पढ़ा था उसी हिसाब से जो प्रीमाइसेस है या फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा वो प्रीमाइसेस के ऊपर और हर एक बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पर्सन ऑक्यूपायर कहलाता है। आउटलेट ये वर्डिंग एक्चुअली पाइप कंड्यूट के ओरिएंटेड है, यानी कि वाटर के जो पाइप्स रहेंगे या वेस्ट वाटर के पाइप्स रहेंगे तो ये पाइप्स या चैनल्स जहां से ये वाटर जाता है या सीवेज जाता है वो आउटलेट जो है ये पाइप ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे। तो इनलेट यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, जो फ्रेश वाटर आता है आपके इंडस्ट्री या प्रीमाइसेस के लिए वो इनलेट कहेगा, और जो आउटलेट है यानी कि प्रोसेस वाटर हो सकता है या यूज्ड वाटर हो सकता है तो उसके ओरिएंटेड जो भी पाइप्स, चैनल या कनेक्शंस। पोल्यूशन टर्मिनोलॉजी ये वाटर ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज या कंटेमिनेशंस यहाँ पे वाटर में अगर आते हैं और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा या आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा या कुछ निगेटिविटी एटमॉस्फेयर में तैयार होगी तो वो हम पोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग उसकी प्रोसेसेस भी होगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि ये पोल्यूटेड वाटर है, जैसे कि कुछ मेटल्स वहां पे अगर फाइंड आउट हो गए या फिर कुछ केमिकल्स या पॉइजनस या टॉक्सिक केमिकल्स वहां पे फाइंड आउट हो गए तो ये भी पोल्यूटेड वाटर होगा। उसके अलावा है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग है कि ये रूल में जो भी दिया गया है वो पर्टिकुलर वर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक्ट के अंडर दिया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रूल्स में दिया जाता है वो है प्रिस्क्राइब वर्डिंग। सीवेज इफ्लुएंट जो अभी हमने बात की कि सीवेज या सीवर्स जो होते हैं ये अलग अलग पाइप्स या चैनल्स में जो भी वाटर रहेगा तो ये डोमेस्टिक लेवल पे जैसे होता है उसी हिसाब से ये सीवेज का वाटर रहेगा। तो ये नॉर्मली जो टॉयलेट या बाथरूम्स या वॉशिंग फैसिलिटीज जो होती है उसमें से जो वाटर आता है वो आपका सीवेज वाटर होता है। और यहाँ पे एफ्लुएंट वर्डिंग भी दी गई है, यानी कि अगर ये सीवेज के साथ कुछ दूसरा वाटर भी मिक्स होता है तो वहां पर ये सीवेज एफ्लुएंट कहेगा। और नॉर्मली जब हम ट्रेड एफ्लुएंट कहेंगे तो ट्रेड एफ्लुएंट का मीनिंग है कि वो सारा लिक्विड या कुछ उसमें गैसेस भी मिक्स हो सकते हैं या सॉलिड्स भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री के प्रोसेस थ्रू या ऑपरेशन थ्रू ही वहां से बाहर आता है तो उसको हम ट्रेड एफ्लुएंट कहते हैं। तो सीवेज ये वर्डिंग अलग है, उसका मीनिंग अलग है। वो डोमेस्टिक नॉर्मली वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है,
जिसमें नॉर्मली टॉयलेट या बाथरूम या वॉशिंग फैसिलिटीज के थ्रू जो वेस्ट वाटर आता है वो सीवेज इफ्लुएंट होता है। और ट्रेड इफ्लुएंट नॉर्मली ये वर्डिंग एफ्लुएंट के बारे में होता है, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होती है, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें अगर ये वेस्ट वाटर जनरेट होता है और ये वेस्ट वाटर में कुछ गैसेस भी ऐड हो सकते हैं, कुछ सॉलिड्स भी हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल्स भी हो सकते हैं, और वहां पे आपको कंपलसरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो वो जो वेस्ट वाटर है वो ट्रेड एफ्लुएंट कहा जाता है। अभी जो स्टेट बोर्ड्स है, तो स्टेट बोर्ड्स मींस वो रिस्पेक्टिव स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट मींस जो भी स्टेट का गवर्नमेंट होगा वो, या फिर यूनियन टेरिटरी अगर एरिया होगा तो वो यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे इक्विवेलेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर होगा। जो स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम यानी रिवर स्ट्रीम हो सकता है, या फिर जो वाटर बॉडीज का स्ट्रीम हो सकता है, या फिर जो सबटेरेनियन वाटर हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, टाइडल वाटर हो सकता है। तो जो भी वाटर का फ्लो रहेगा उसको हम यहाँ पे स्ट्रीम कहेंगे। और जो स्टेट बोर्ड्स के बारे में हमने कहा है कि रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो यहाँ पे स्टेट बोर्ड होगा। अभी सेकंड चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर मेन फोकस करता है सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड यहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस लिए, जो भी वाटर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये वाटर एक्ट 1974 के अंडर सेक्शन 3 जो है उसके तहत ये एक्चुअली फॉर्म हो चुका है, और इसके स्पेसिफिक पावर्स और जो फंक्शंस है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सेक्शन 4 के अंदर जो 1974 का एक्ट है उसके अंडर ये एक्चुअली फॉर्म हो चुका है, और वहां पर भी उसकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है और जो रिलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके बारे में जानकारी दी है। अभी यहाँ पे ये सेंट्रल बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे फॉर्म होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये नेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग स्टेट्स के जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो सब मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये बोर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे जो स्टेट्स है आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड या कश्मीर या कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिभुवन वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरीज। तो ये अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे उनके यहाँ पे मेंबर्स आ जाएंगे, और फिर ये सेंट्रल बोर्ड जो है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो फॉर्म होगा। तो इसमें मेन मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे ये है जो है चेयरमैन। तो यहाँ पे ये चेयरमैन जो होगा ये फुल टाइम चेयरमैन होगा, और ये जो पर्सन है ये उसका जो नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उसको चेयरमैन यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि वाटर या वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन मेथड, वाटर कंट्रोलिंग मेथड या ट्रीटमेंट मेथड, इसके बारे में जिसको जानकारी होगी, एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करेगा कि ये पर्सन यहाँ पे चेयरमैन बनेगा। उसके अलावा जो ऑफिशियल्स अलग अलग मेंबर्स रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली 5 मेंबर्स होते हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये मेंबर्स को बता सकता है कि आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये चेयरमैन के अंदर ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेंबर्स रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं लेकिन स्टेट बोर्ड के नॉमिनेशन थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का चेयरमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी जो स्टेट बोर्ड्स है वो स्टेट बोर्ड्स के थ्रू 5 मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो 1 + 5 + 5 ये 11 मेंबर्स हो गए। अभी उसके अलावा जो अलग नॉन ऑफिशियल्स कैटेगरी के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे 3 मेंबर्स। तो ये नॉमिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, और ये डिसीजन बनेगा कि एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड या फिशरी फील्ड या इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव या पर्टिकुलर ट्रेड का रिप्रेजेंटेटिव या कोई अदर इंटरेस्ट अगर स्पेसिफिक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये 3 मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे।
लेकिन वो एक्सपर्ट रहेंगे ये पर्टिकुलर एरिया के। फिर यहाँ पे 2 मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं जो कंपनीज या कॉर्पोरेट लेवल के जो काम करते हैं वो लेवल के हो सकते हैं। तो स्पेशली ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट कर सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन इस एरिया में एक्सपर्टाइज है और ये शायद ये कंपनीज में इन्होंने कुछ एक्टिविटीज की है जिसके बेसिस पे ये एज ए सैंपल यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा है जो मेंबर सेक्रेटरी, तो ये मेंबर सेक्रेटरी फुल टाइम होना चाहिए, जैसे कि चेयरमैन की बात हमने की कि ये फुल टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा ये मेंबर सेक्रेटरी जो है ये फुल टाइम होना चाहिए, क्योंकि मेंबर सेक्रेटरी का ही मेजर काम है यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो भी ये पर्सन्स रहेंगे उनके पर्सन्स के क्वालिफिकेशंस रहेंगे, उनका नॉलेज रहेगा, उनका एक्सपीरियंस रहेगा, ये सभी बातें उनको क्रॉस चेक करनी है। उसके अलावा उनके जो साइंटिफिक जो एक्सपीरियंस रहेगा, इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस रहेगा, मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए वाटर पोल्यूशन ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे होगी, सिलेक्शन होगा, प्लानिंग होगी या एग्जीक्यूशन होगा, ये सब मेंबर सेक्रेटरी का मेन काम है। तो चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और बाकी के जो मेंबर्स है वो एज ए एक्सपर्टाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवाइसेस या सजेशंस दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग का काम मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा है स्टेट बोर्ड। तो जैसे ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर था, उसी हिसाब से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, तो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ये पर्टिकुलर सेक्शन 4 के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, तो उसमें भी मेन यहाँ पे रहेगा चेयरमैन। तो ये पर्सन का भी स्पेशली जो सीपीसीबी जैसे ही नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट उनको ये नॉमिनेट कर गई कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन चेयरमैन है। उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, तो ये 5 मेंबर्स जैसे सीपीसीपी में था, वैसे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 5 मेंबर्स को, और उसके अलावा जो अलग 5 मेंबर्स रहेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे, और उनका एक स्पेसिफिक एरिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्स है ये लोकल अथॉरिटीज के थ्रू यहाँ पे फाइनलाइज होंगे, क्योंकि जिस एरिया में वो पर्टिकुलर काम करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है, और जहाँ पे पोल्यूशन का मेजर प्रॉब्लम है, उस एरिया के मेंबर्स चाहिए, क्योंकि वो मेंबर्स को सबसे ज्यादा जानकारी रहेगी कि लोकल कंडीशन क्या है, रियलिटीज क्या है, और फिर ये सैंपलिंग एनालिसिस वगैरह करके आप प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेथड आप कैसे कर सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट 5 पर्सन है, ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेवल के जो मेंबर्स एक्सपर्ट्स रहेंगे, वो नॉमिनेशन अलग रहेगा। उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, तो ये स्पेसिफिक एरिया के, जैसे हमने सीपीसीपी में बात की, एग्रीकल्चर, फिशरी या इंडस्ट्री या पर्टिकुलर ट्रेड या लेबर से ओपिनियन लेके स्टेट गवर्नमेंट फाइनलाइज कर सकती है कि ये एरिया के ये एक्सपर्ट 3 मेंबर यहाँ पे एज अ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 पर्सन हैं जो कंपनीज या कॉर्पोरेशन के एक्सपर्टाइज के बेसिस पे इनका सिलेक्शन हो सकता है, और फिर ये टोटल टीम यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए यहाँ पे हो सकती है। और जो अभी हमने बात की थी कि जैसे मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी का होता है, वैसे ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो मेंबर सेक्रेटरी, वही सबसे मेन काम देखेगा कि हर एक मेंबर के जो डिटेल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टाइज, और फिर वो पर्टिकुलर लोकल एरिया में कहाँ पर एग्जैक्टली पोल्यूशन है, कितना पोल्यूशन है, किस पैरामीटर्स के बेसिस पे पोल्यूशन है, और आपको किस पॉइंट्स पे या पैरामीटर्स पे फोकस करना चाहिए, या किस एक्टिविटीज को क्लोज करना चाहिए, या फिर जो हजार्ड या रिस्क लेवल होगी उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा। तो ये मेंबर सेक्रेटरी के साथ बाकी के सभी मेंबर्स यहाँ पे ओवरऑल काम करेंगे। अभी हर एक जो स्टेट बोर्ड है, तो ये स्टेट बोर्ड जो रहेगा, तो ये स्टेट बोर्ड यहाँ पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन निकाल सकता है, उनके अलग अलग, अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्क होगा तो उसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट होगी, और उसके बारे में फिर यहाँ पे ये डिटेल वो नॉलेज भी ले सकते हैं ये अलग अलग मेंबर से, और लोकल अथॉरिटीज जो होती है वो लोकल अथॉरिटीज थ्रू भी यहाँ पे ये इनपुट ले सकते हैं या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जो डेटा आपको कलेक्ट होगा उसके बेसिस पे
वो प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेथड के बारे में वो सोच सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है वैसे ही अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी आपका एरिया होगा तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही उसी हिसाब से जैसे चेयरमैन, बाकी के जो मेंबर्स और जो एक्सपर्ट पर्सन, कंपनी के एक्सपर्ट पर्सन, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट पर्सन और मेंबर सेक्रेटरी जो है उसी हिसाब से यहाँ पे बॉडी डिजाइन होगी और फिर वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर वर्कआउट होगा। तो जैसे अभी हमने देखा चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, चैप्टर 2 में जो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स थे, और अभी यहाँ पे चैप्टर 3 में है जॉइंट बोर्ड। तो जॉइंट बोर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पे दो बोर्ड्स जो है वो कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं, वो हम जॉइंट बोर्ड कहेंगे। तो ये बोर्ड जो है तो ये दो या दो से ज्यादा जो गवर्नमेंट्स है, ये दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट एट ए टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ एरिया ऐसा है, जैसे एक स्पेसिफिक अगर रिवर है तो रिवर अगर 2 या 3 स्टेट से पास होता है और वो रिवर का अगर आपका वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात होती है तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेट का जो बॉडी रहेगा वो काम करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो वाटर फ्लो होते जा रहा है सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में या फोर्थ स्टेट में। तो वहां पर आपको जरूरत हो सकती है कि 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो रीजन या लोकल अथॉरिटी रहेगी वहां पर उनके जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके ओपिनियन लेके यहाँ पे आप पोल्यूशन या जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनलाइज कर सकता है कि किस स्टेट से और किस स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनका ओपिनियन यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट बोर्ड जो है वो भी फॉर्म हो सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, कंडीशंस पे डिपेंड है, और स्टेट गवर्नमेंट और फिर जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका डिसीजन जब फाइनल होगा उसके बेसिस पे ये आप जॉइंट बोर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अभी जो एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स होंगे जो जॉइंट बोर्ड में यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनके लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती है, ऑर्डर्स होते हैं, उनका एग्जैक्ट क्या काम है या जॉब प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, आपको एग्जैक्ट टारगेट क्या है, ये सब एग्रीमेंट में दिया जाता है और उसका एक टाइम लिमिट दिया जाता है और उसके बेसिस पे फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ज्वाइंट हो चुके हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे काम करेंगे और जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर पार्ट रहेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पार्ट रहेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है, यानी कि फंडिंग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिल सकती है। अभी जो बाकी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, कुछ अलग अलग एक्ट्स के प्रोविजन या रेफरेंसेस लेंगे और फिर यहाँ पे अलग अलग जो पावर्स है या फंक्शनिंग के जो ड्यूटीज दी है वो सब ड्यूटीज आपको यहाँ पे फाइनलाइज करके देना है। तो यहाँ पे जो रेफरेंसेस है वो अलग अलग सेक्शन से आपको रेफरेंस लेने हैं और फिर यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा पोल्यूशन ओरिएंटेड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे काम करना है। और फिर अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिक्वायरमेंट दे सकते हैं और वो गवर्नमेंट का जो रूल होगा उस हिसाब से यहाँ पे ये आपको फंडिंग या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। अभी ये जो जॉइंट बोर्ड्स है उसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 13 में जो क्लॉज ए है उसके अंडर फर्स्ट पॉइंट है, उसके थ्रू यहाँ पर कॉम्पोजिशन यहाँ पे जॉइंट बोर्ड्स का होता है। तो जैसे अभी हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का देखा है, वैसे यहाँ पे ये फुल टाइम चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा जॉइंट बोर्ड्स के लिए। तो जहाँ पे ये स्पेसिफिकली वापस कि वो पर्टिकुलर जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उस ओरिएंटेड जिसका नॉलेज है, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो 2 ऑफिशियल्स यहाँ पे जो भी स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे। एक पर्सन यहाँ पे नॉमिनेट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करके देगा और जो लोकल अथॉरिटीज थ्रू होगा। तो जहां पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वो लोकल अथॉरिटीज थ्रू वहां पे उसका नाम नॉमिनेट हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट उसका नाम फाइनल कर सकता है। फिर एक जो 1 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फाइनलाइज कर सकता है और जो हमने बात की थी पहले भी जो एग्रीकल्चर, फिशरी या इंडस्ट्री या ट्रेड पर्टिकुलर एरिया से है
तो वहां से भी वो एक्सपर्टाइज नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे ऐड हो सकता है। 2 पर्सन्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लोकल अथॉरिटीज से यहाँ पे मेंबर आ चुके हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो एक्सपर्टाइज होगी वो एक्सपर्टाइज यहाँ पे कंपनीज या कॉर्पोरेट के वो पर्सन्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमने पहले भी बात कही थी, तो वहां पे मेंबर सेक्रेटरी रहेगा और फिर ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेंबर सेक्रेटरी का जो भी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा और फिर मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन मिला के बाकी सभी मेंबर्स के डिटेल नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के बेसिस पे प्लानिंग करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। अभी ये जो बोर्ड है, जॉइंट बोर्ड, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे पहले भी था उसी हिसाब से यहाँ पर एग्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए और फिर जो मेंबर्स है उनको क्या करना चाहिए ये भी यहाँ पे डिटेल दिया। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये अलग अलग चेयरमैन, ऑफिशियल्स या जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका हर एक का जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे उनको काम दिया जाएगा। तो ये हर एक ऑफिशियल उनके अलग अलग एरिया से जो एक्सपर्टाइज होंगे उसके बेसिस पे वर्कआउट करेंगे और उसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग सेक्शंस और सब सेक्शंस और पॉइंट्स के रेफरेंस थ्रू आप वर्कआउट करके ये एग्रीमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं और एग्रीमेंट साइन करने के बाद विद इन टाइम आपको वाटर पोल्यूशन ओरिएंटेड और कंट्रोलिंग ओरिएंटेड आपको डिसीजंस देने हैं या फिर कंक्लूजन्स देने हैं और उसके बाद में एग्जीक्यूशन का टाइम लिमिट्स भी देना है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गिविंग द डायरेक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जॉइंट बोर्ड्स के स्पेसिफिक डायरेक्शंस देने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे उनके थ्रू जो भी डिस्कशन होगा उसके बेसिस पे ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली आपको काम क्या करना है। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए स्पेसिफिक पावर दिया गया है जो जॉइंट बोर्ड्स के लिए है और यहाँ पे जो मेंबर्स है वो उनके जो सजेशंस या जो एडवाइसेस है वो डिसाइड करके दे सकते हैं। फिर है चैप्टर 4 जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड्स। तो अभी तक हमने जो बोर्ड्स की बात की है उनके पावर्स और फंक्शन के बारे में ये चैप्टर 4 डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लीन लाइननेस या जो भी स्ट्रीम्स है उसका इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन या जो वेल्स होंगे उनका भी ऑब्जर्वेशन से इंस्पेक्शन आप कभी भी कर सकते हैं बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उनके थ्रू। और जो भी फंक्शंस यहाँ पे चलते होंगे वो फंक्शंस आप चेक कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइंस दी गई है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके तहत ही ये सब काम चल रहा है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स दी है हर एक पैरामीटर्स की वो पैरामीटर्स ओरिएंटेड ही काम हुआ है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स एडवाइस करेंगे कुछ स्टेट्स को तो वो स्टेट्स को भी वो एडवाइसेस को एक्सेप्ट करना है और उसके ओरिएंटेड अगर कुछ एक्टिविटीज करनी है, एक्शंस लेनी है तो उसको कोऑर्डिनेट भी करना है। तो स्टेट बोर्ड्स का भी ये काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंस या गाइडेंस अगर टेक्निकल स्टेट बोर्ड से आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड को मिल सकता है। तो जो भी फंडिंग का इश्यू है, एक्सपेंडिचर के इश्यू है, फैसिलिटीज के इश्यू है या कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है तो ये सभी बातें जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें इंस्पेक्शंस करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमेशा कोऑर्डिनेट करेगा और सपोर्ट करेगा। तो ये एक्चुअली सेंट्रल बोर्ड का पावर है और जो स्टेट बोर्ड है उनका ये फंक्शन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी हिसाब से जो भी पर्सन्स को अगर स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी गई तो उनको ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वाटर का सैंपलिंग कैसे होता है, सैंपलिंग की प्रोसेस क्या होती है, सैंपल्स कैसे लिए जाते हैं, फिर उसका एनालिसिस कैसे होता है और एनालिसिस के बेसिस पे जो भी एक्शंस है वो कैसे ली जाती है। तो ये सभी बातें ट्रेनिंग थ्रू आप बता सकते हैं क्योंकि अलग अलग मेंबर्स अलग अलग एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के होंगे
तो उस हिसाब से उनका काम हो सकता है। तो उनको ये ट्रेनिंग देना जरूरी है। और फिर अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, या फिर कुछ मेथोडोलॉजीज या प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट हो सकता है, या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन सपोर्ट मिलेगा। तो ये अलग अलग जो वाटर पोल्यूशन ओरिएंटेड इश्यूज होंगे, तो ये स्टेट बोर्ड भी यहाँ पे काम करेगा, और ये मेन उनका फंक्शन है। और सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे ओवरऑल एडवाइस कर सकता है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन्स दे सकता है, और स्टेट बोर्ड को कोऑर्डिनेट करके टेक्निकल सपोर्ट देना है, लोकल अथॉरिटी से सपोर्ट देना है। और फिर ये ओवरऑल डेटा यहाँ पे आपको कलेक्ट, कंपाइल और पब्लिश करना है। जो टेक्निकल डेटा होगा, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, और फिर यहाँ पे आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके मेंबर, सेक्रेटरी और चेयरमैन को सबमिट करना है। और फिर उसके बेसिस पे वो ओवरऑल एक सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे कुछ शायद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, या कुछ और ऐसे फैसिलिटीज जो है वो फैसिलिटीज यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप वाटर के बारे में बात करेंगे, तो वाटर का पीएच कितना है, अल्कलिनिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, उसमें डीओ कितना है, बीओडी कितना है, सीओडी कितना है, या फिर उसमें कुछ हेवी मेटल्स यहाँ पे आपको अगर चेक करने हैं, या फिर क्रोमियम जैसे जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है उनको चेक करना है, या फिर मर्क्यूरी चेक करना है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे सैंपल लेना है। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर रीजन से सैंपल लेते हैं जहां से कंप्लेन आ चुकी है, या फिर आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस में आपको लगता है कि यहाँ पे ये वाटर कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड है, तो ये सब डेटा ये पर्टिकुलर एरिया से ये पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको कलेक्ट करना है। और एनुअली आपको ओवरऑल चेक करना है कि यहाँ पे जो ट्रीटेड वाटर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट हुए हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। और जहां पे अगर जरूरत हो तो जॉइंट बोर्ड्स के थ्रू भी यहाँ पे डिसीजन आप ले सकते हैं। और उसके लिए स्पेसिफिक जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करके उनको देना है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये आपको फॉलो करनी है। और विद इन परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही ये सभी पैरामीटर्स आपको मेंटेन रखने हैं। तो ये अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स है ये टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवाइज हो सकते हैं, कंडीशन टू कंडीशन यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग है। लेकिन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे ही नॉर्मली ये डिसीजन होता है। और उसके बेसिस पे फिर एसपीसीबी और कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और उसके बेसिस पे भी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हर एक रीजन में हर एक स्टेट्स में अलग अलग एमआईडीसीज में अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पे भी आप स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कि आपको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स या कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म आपको फॉलो करने हैं या नहीं। तो ये नेशन वाइड प्रोग्राम आप कर सकते हैं, जैसे कि ये नेशनल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको वाटर पोल्यूशन ओरिएंटेड आपको कुछ प्रिवेंशन एक्टिविटीज करनी है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज करनी है, या अवेयरनेस प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सब सीपीसीबी या एसपीसीबी के अंडर ये पावर्स है। और फिर उसके बेसिस पे जो आपको फंक्शनिंग करनी है, प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो ये चेयरमैन, बाकी के मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी डिसाइड करके फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो बोर्ड्स होते हैं एसपीसीबी या सीपीसीबी, उनके अंडर कुछ रिकॉग्नाइज लैबोरेटरीज भी होती है, क्योंकि हर टाइम आप प्राइवेट लैबोरेटरीज पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, या फिर पब्लिक की कंप्लेंट है, या फिर आप जनरलाइज मैनर में कहीं जो वाटर बॉडीज होती है उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप सीपीसीबी या एसपीसीबी की जो लैबोरेटरीज होती है वो लैबोरेटरीज में ही आपको ये पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, जहां पे रियल डेटा आपको आप कभी भी पब्लिश कर सकते हैं, और वो कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको डेटा प्रोवाइड किया है तो वो फेक डेटा है या रियल डेटा है, या कुछ डेटा में कुछ कॉम्प्लिकेशंस या मेथड्स में कुछ चेंजेस होंगे, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको सीपीसीबी या एसपीसीबी रिकॉग्नाइज लैबोरेटरीज का ही पहले प्रेफरेंस लेना चाहिए, स्पेशली जो बोर्ड्स के मेंबर्स है उनको। अभी जो स्टेट बोर्ड के स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो जैसे अभी हमने बात की, तो ये
पहले जो हमने बात की थी ये सभी फंक्शंस हैं, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन दिए हैं। तो ये वाटर एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रहेंसिव प्लान या प्रोग्राम यहाँ पे आपको करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है। यानी कि जो भी आपका वाटर पोल्यूशन ओरिएंटेड या वाटर प्रिवेंशन ओरिएंटेड या कंट्रोलिंग टेक्निक ओरिएंटेड जो भी बात होगी या फिर उसके जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे, उसके लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव प्लान आपको करना है या फिर प्रोग्राम करना है। तो ये मेन फंक्शन है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे या एक्सपर्टाइज रहेंगे, उनको एडवाइस भी देना है। तो ये मेंबर्स को अगर कोई कॉमन आपको एडवाइसेस देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अलग रीजन में, अलग लोकेलिटीज में कलेक्ट की है, तो उसको डिसेमिनेट करना है, पब्लिश करना है, और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी कन्वे करना है कि ये हमारे यहाँ पे ये फाइंडिंग्स है और इसके बेसिस पे हमको ये नेसेसरी एक्शन लेनी है। तो आप एडवाइस कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज होगी उसको इनकरेज करना, जो भी फंक्शंस एक्टिवेट करना है या फिर कंडक्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें स्पेशली इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन या सुपरविजन जो है, और वो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो वाटर सैंपलिंग और एनालिसिस जो मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अगर आपको जहां पर डाउट है वहां पे आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। ये भी फंक्शन स्टेट बोर्ड का है। तो ये स्टेट बोर्ड के फंक्शन में यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले बात की थी कि ट्रेनिंग ऑफ पर्संस। तो ये आपको रूटीन ट्रेनिंग भी आपको ऑर्गेनाइज करना है, इंडक्शन ट्रेनिंग भी आपको ऑर्गेनाइज करना है, और कुछ स्पेशल मेथड या न्यू मेथड है, स्पेशल टेक्नोलॉजी है या फिर न्यू इक्विपमेंट है, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसके ओरिएंटेड भी आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स यहाँ पे कंडक्ट करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो जो पर्सन है वो एक्सपर्टाइज हो जाएगा। जो भी सीवेज है, तो ये सीवेज या एफ्लुएंट जो हमने बात की थी, तो ये सीवेज और एफ्लुएंट्स के जो भी पैरामीटर्स है, उसके स्टैंडर्ड्स है, उसके ओरिएंटेड यहाँ पे आपको काम करना है, और फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे अगर यहाँ पे हार्ड वाटर होता है तो आपको टीडीएस या हार्डनेस चेक करना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि इसको सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। या फिर वहाँ पे अगर कोई फॉर्म फॉर्मेशन है तो वो फॉर्म जो होता है उसको ब्रेक कैसे करेंगे, या एंटी फॉर्मिंग एजेंट कैसे ऐड करेंगे, या फिर वो फॉर्म ही नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेना चाहिए उसके बारे में वर्कआउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ हेवी मेटल्स है या फिर कुछ केमिकल्स वहाँ पे कंटेमिनेट हो चुके हैं, तो ये केमिकल का सोर्स आपको फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे उसको कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है या नेसेसरी है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये कंटेमिनेशन आने ही वाले हैं, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे या उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो ये मेजर फंक्शन है स्टेट बोर्ड्स के लिए। और जो भी एफ्लुएंट होते हैं तो एफ्लुएंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने बात की थी कि इन और आउट के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ये क्वालिटी भी आपको मेंटेन करनी है। और जो भी आपको मेथड्स होंगी या जो भी आपको फंडिंग की जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, उसमें से आपको टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के बेसिस पे फाइनलाइज करना है कि किस मेथड को आपको जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये भी डिसीजन स्टेट बोर्ड का हो सकता है। और जो भी सीवेज यहाँ पे होगा, जो ट्रीटमेंट के बाद आप ऐड कर सकते हैं या फिर कई जगह आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल एरिया है या फार्मिंग एरिया है, तो इस एरिया में भी आपको जैसे एफ्लुएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले कि आफ्टर ट्रीटमेंट में ये एग्रीकल्चरल के लिए सुटेबल है, तो आप उसका डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेथड्स है, जैसे कि हमने बात की तो अलग अलग मेथड्स है, लेकिन इफिशिएंट मेथड कौन सी है उसमें, तो वो इफिशिएंट मेथड आपको अडॉप्ट करना है। अगर इनकेस सीवेज ट्रीटमेंट होने के बाद या एफएन ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी यहाँ पे ड्राई सीवेज आता है या फिर सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं या फिर ऐसे यहाँ पे कंटेमिनेशन की, अभी इसके बाद में आपको इसको डिस्पोज ही करना होगा, इस पे कोई ट्रीटमेंट की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये डिस्पोजल के जो टेक्निक्स है वो भी आपको डिसाइड करने हैं और उसके बेसिस पे आपको डिस्पोजल फाइनलाइज करना है। फिर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स को अगर आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड्स जो है उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या फिर लिमिट्स में चेंजेस करने हैं,
तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर है कि ये परमिसिबल लिमिट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकलता है, अगर कोई उसको मानता नहीं है तो उसके बेसिस पे भी आप उनके जो वाटर स्ट्रीम्स है वो वाटर स्ट्रीम्स आप ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या फिर उसको पेनाल्टीज भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये डिपेंड है एग्जैक्टली कंडीशंस क्या है, आपने उनको क्या सजेशंस दिए हैं, क्या वार्निंग दी गई थी, और उसके बाद में भी अगर उन्होंने नहीं सुना है तो उसके बेसिस पे आप पेनाल्टी की प्रोविजन भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो अलग अलग एडवाइसेस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स थ्रू या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, तो उसके बेसिस पे भी आपको वर्कआउट करना है, परफॉर्म करना है, और फिर जो लैबोरेटरीज में उसमें आपको क्लियरली चेक करना है कि जो भी हमने टारगेट रखा था उसी हिसाब से ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वर्कआउट हो रही या नहीं है, या फिर इसको मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है। तो ये सभी पावर्स और जो फंक्शंस है इस स्टेट बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। चैप्टर 5 है जो है मेनली जो प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग टेक्निक है उसके बेसिस पे। तो अगर ये हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्ट के तहत अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग एरियाज अथॉरिटीज से, या फिर आप सैंपल ले सकते हैं एफ्लुएंट का, या फिर जो भी सीवेजेस है उसका सैंपल ले सकते हैं, उसका रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, सैंपल्स में भी मेथड एग्जैक्ट क्या आपने यूटिलाइज की है, या फिर यहाँ पे आपने एग्जैक्ट कब ये सैंपल लिया है, उसका क्या इंस्पेक्शन किया है, ऑब्जर्वेशन क्या किया है, और आपने सजेशंस क्या दिया है, ये सभी बातें आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग बना के आप दे सकते हैं, और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो भी पैरामीटर्स आते हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, ऑब्जेक्शन लेना है, और जो भी आपने सैम्पलिंग एनालिसिस किया है उस पर ऑब्जेक्शन लेना है, तो वहां पर भी वो पर्सन अपील कर सकता है, और फिर रिवाइज आप ये ओवरऑल मेथड कर सकते हैं, और फिर बाद में वापस से आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है वो आप पब्लिश कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो चुका है या फिर कोई भी टाइप का पोल्यूशन हो चुका है, इमरजेंसी मेजर है, तो यहाँ पर आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर वाटर बॉडीज में, डैम में, रिवर में या लेक में या वेल में यहाँ पे ये पोल्यूटेड वाटर है या पॉइजनस केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स यहाँ पे मिक्स है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ पे मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो भी स्ट्रीम होगा या वेल होगी या वाटर बॉडी होगी वो आपको यूज नहीं करना है, इसके बेसिस पे भी आप वर्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो भी अप्रोप्रिएट मेथड होगी, ट्रीटमेंट मेथड होगी, वो आप डायरेक्शन देके फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो फाइनलाइज करके वापस से उसका सैंपल और एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये वापस आप यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजीज में आपको ये अलग अलग डायरेक्शंस दिए हैं, जो भी आपको मेन बेसिक है कि आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर्स है, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है पीपीएम में या एमजी पर लीटर्स में, उनको फॉलो करना है। और उनको अगर फॉलो करना है तो उसके लिए आपको पहले सैंपल लेना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा, एनालिसिस करना होगा, और उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजंस लेंगे होंगे। तो जैसे ही अभी हमने बात की थी कि आपको इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है, आपको इंस्पेक्शन करना है, सैंपलिंग लेना है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करना है, वो प्रोसेस के लिए या मेथड के लिए लैबोरेटरीज आपकी डेवलप होनी चाहिए, और फिर बाकी की जो भी फैसिलिटीज होंगी, तो हर एक फैसिलिटीज के लिए आपको फंडिंग प्रोविजन कंपलसरी है। तो यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिक बजट होता है, और ये बजट के तहत ये इनको फंडिंग दे सकते हैं। उसी तरह अगर जहाँ पे जॉइंट एक्टिविटीज होंगी या फिर आपको लगता है कि नेशनल लेवल के लिए एक्टिविटी है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको कुछ स्पेसिफिक फंडिंग वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए सैंक्शन कर सकता है। फिर है चैप्टर 7 जो पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे हमने बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक अगर कंडीशन होगी और स्पेसिफिक कंडीशन एनालिसिस के बाद अगर आपने
वो पर्टिकुलर कंपनी को या फिर वो एरिया को अगर आपने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद में आप उनको पेनल्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5000 रुपीज एवरी डे, यहाँ तक भी पेनल्टी है। तो ये अलग अलग फाइन्स या फिर जो इम्प्रिजनमेंट कहते हैं यानी कि जेल, तो आप ये अगर ये सीवियर केस है तो आप 3 मंथ्स के लिए जेल में भी जा सकते हैं, या फिर आपको इतना हेवी फाइन भी लग सकता है, या फिर अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो दोनों भी केस यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे आप पर पेनाल्टी लगी है, अगर वो आपने फिर भी पनिशेबल ऑफेंस के अंडर या इम्प्रिजनमेंट के बाद में भी अगर आपने करेक्टिव एक्शन नहीं ली, तो उसके बाद में भी ये एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे कि अभी हमने 3 महीने की बात की थी, वो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, और 6 साल तक भी वो एक्सटेंड हो सकता है। और वो फाइन जो है वो फाइन भी कंटिन्यूअली एक्सटेंड हो सकता है। वो तो डिपेंड है कि कंडीशन क्या है और आपने एक्शन क्या लिए या फिर रिएक्शन क्या दिए। तो ये पेनल्टीज और ऑफेंस जो है इसके बारे में ये एक अच्छी प्रोविजन है ये एक्ट में, जिसके तहत आप जो मेजर लीगल एक्शन है वो आप ले सकते हैं। फिर चैप्टर 8 में जो भी चैप्टर 7 तक कवर नहीं किया है वो सब मिसलेनियस इश्यूज यहाँ पे चैप्टर 8 में कवर किए, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल वाटर लैबोरेटरी या स्टेट वाटर लैबोरेटरीज है, या एनालिस्ट है, रिपोर्ट्स ऑफ एनालिस्ट, लोकल अथॉरिटीज टू असिस्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर स्टेट बोर्ड, या रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, या फिर ओवर राइडिंग इफेक्ट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड और जॉइंट बोर्ड्स के जब पावर्स है, या स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफिक पावर्स रूल्स बनाने के लिए, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स रूल्स बनाने के लिए। तो ये अलग अलग पावर्स जो हमने 7 तक नहीं डिस्कस किए, तो ये बहुत सारे जो फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए, तो ये कंपलसरी यहाँ पे चैप्टर 8 में डिस्क्राइब की है। तो ये ओवरऑल वाटर एक्ट 1974 का समरी था। थैंक यू।